वेलकम दोस्त, मैं अजीत झा दिल्ली से मौविशाला चैनल अजीत स्कूल ऑफ हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत में तुर्की शासन की जो स्थापना हुई, यानी भारत में मुस्लिम राज्य की जो स्थापना हुई, उस समय भारत की, खास के उत्तरी भारत की किस प्रकार की राजनीतिक स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी और कौन सी परिस्थितियां भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना में सहायक साबित हुआ और उसके स्थापना के पीछे कौन कौन से प्रमुख तत्व था, यानी प्रमुख कारक था, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारा सिलेबस में है भी, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि भारत में जो मुस्लिम शासन की जो स्थापना हुई थी, भारत में मुस्लिम राज्य की जो स्थापना हुई थी, उसके पीछे क्या क्या कारण था। देखिए, जिस समय भारत में जिस समय मुस्लिम शासन की स्थापना हुआ, मुस्लिम राज्य की स्थापना हुआ था, उस समय खास के उत्तर भारत की जो राजनीति थी वो अनेक अलग अलग परिस्थितियों से, समस्याओं से जूझ रहा था। सबसे बड़ी बात क्या थी कि उस समय उत्तरी भारत में कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था। यदि कोई राज्य था भी तो उसमें आपसी एकताएं नहीं थी। यदि आप इस पर लिखें तो सबसे पहले आप भूमिका को लिखते हैं। आप भूमिका में इस बात को बताना होगा कि उस समय उत्तरी भारत, यानी कि यह इसमें 13वीं शताब्दी ईस्वी में कि भारत के, खास करके उत्तरी भारत के राजनीतिक परिस्थितियों के, सामाजिक परिस्थितियों को उल्लेख करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। यही बात अब भूमिका में स्टार्ट करें, आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। तो हम देखते हैं कि 13वीं सदी के पूर्व और प्रारंभ का जो समय है, खासकर उत्तरी भारत के लिए, वो काफी उथल पुथल का और अनेक समस्याओं से ग्रसित भारत है। मैं अनेक समस्या इसलिए कहता हूं कि कोई भी राज्य कब शक्तिशाली होता है, जब उसके केंद्रीय शासन मजबूत हो और स्टेबल गवर्नमेंट हो। यदि आज ही की बात करें, आज के समय में यदि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो, एक मजबूत शासक केंद्र में नहीं हो, एक मजबूत राजनेता केंद्र में नहीं हो, तो क्या होगा कि राज्य जो हैं वह अपने अपने मनमानी करना प्रारंभ करेगा। छोटे छोटे शासक बात मानना छोड़ देंगे। तो यही बात उस समय भी हुआ था। इसका प्रभाव हम आगे भी देखते हैं। आगे कब देखते हैं? जब हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ और औरंगजेब के उत्तराधिकारी जब कमजोर होते हुए चले गए, तो केंद्रीय शासन कमजोर हुआ और सत्ता में, यानी केंद्र में, अनेक गुट बन चुका था जो आपसी संघर्ष करने लगे, अपने पसंद के व्यक्तियों को बादशाह बनाना प्रारंभ किया। तो शासन कमजोर, सुपरमेसी के लिए स्ट्रगल और अंग्रेजों को मौका मिला। ठीक उसी प्रकार या इस समय हम देखते हैं कि 13वीं सदी के प्रारंभ में और 12वीं सदी के आज समय में कि उत्तर भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था इसी प्रकार की थी। ये लंबे समय से चली आ रही थी, कोई ये नई बात नहीं था भारत के लिए। ये बहुत पुराना भारत में हो चुका था। हर्षवर्धन के बाद से ही हम देखते हैं, हर्षवर्धन के पतन के पश्चात, गौर करें, आपका हर्षवर्धन, कोई केंद्रीय शासन भारत में था ही नहीं। जो भारत में राजपूत शासक हुए तो राजपूत शासक थे, लेकिन वो उन पर सामंती प्रभाव था और सामंती प्रभाव होने के कारण वह मजबूत शासन व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सके, नहीं बना सके। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि आपसी संघर्ष, सुपरमेसी के लिए आपसी संघर्ष वो करते हुए चले गए, जिससे क्या हुआ कि केंद्रीय शासन कमजोर, सत्ता कमजोर हुआ, सामंती प्रभाव था, सामंतों का समाज पर प्रभाव था, वो मनमानी करते थे, शासक और जनता के बीच बहुत बड़ी दूरी बन चुकी थी।
जिसके कारण किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो समाज हो या राज्य हो, किसी में राष्ट्रीयता का भावना बिल्कुल नहीं था। वो राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि अपने हित के बारे में वो अधिक सोचना प्रारंभ किया। जब कोई राष्ट्रीय विपदा भारत के ऊपर होता था या कोई आक्रमण होता था, कोई समस्याएं होती थी, तो सामाजिक लोग जो थे, समाज जो था, वह राज्य का साथ नहीं देते थे। इसका कारण यही था कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल नहीं था, क्योंकि शासक और जनता के बीच बहुत बड़ा गैप बन चुका था, दूरी हो चुका था। दूसरी बात मैंने क्या कहा, सामंती प्रभाव होने के कारण वो मनमानी करते थे, वो किसी की बात सुनते नहीं थे, अपने आप को सुप्रीम मानते थे। कोई सलाह किसी से लेना वो अपने आप को अपमान समझते थे। यही कारण है कि दूसरे को भारत में आने का मौका प्राप्त हुआ। इन सबकी परिस्थितियां थी। तो क्या हुआ कि हम देखते हैं एक सबसे बड़ी बात क्या है, एकता का अभाव। तो ये सारी परिस्थितियां भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना में सहायक साबित हुआ। ये परिस्थितियां थी। अब इसके बाद ये भूमिका लिखने के बाद जो आगे आप लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे कि कुछ पॉइंट डालेंगे। अब क्या क्या परिस्थितियां थी वो देखिए। और सबसे बड़ी बात, एकता का अभाव हुआ। सेकेंड, ठीक है, भारत में शक्तिशाली राज्य का अभाव। भारत में शक्तिशाली राज्य का अभाव। तीसरा, सामंती प्रथाएं या सामंती विचारधारा, उसको लिखेंगे। अहिंसा का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत। और हम देखते हैं अस्थाई सेना का अभाव, अस्थाई सेना का अभाव। और हम देखते हैं कि हिंदू समाज में जाति भेद, हिंदू समाज में जाति भेद प्रबल हो चुका था। यदि इन कारणों को हम विश्लेषण कर देते हैं तो हमारा आंसर क्लियर होता है। ये भारत में क्वेश्चन पूछा जाए, मुस्लिम राज्य की स्थापना के पीछे कौन से फैक्टर्स, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या था, व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल्स इन इंडिया एंड व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस। तो क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में हम ये अपने शासन को स्थापित किया। तो भूमिका इंट्रो देने के बाद अब देखते हैं कि लैकिंग ऑफ यूनिटी, एकता का अभाव है यहाँ पर। दूसरा होते हैं भारत में कोई स्ट्रॉन्ग रूल राज्य नहीं था और भारत में फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है। भारत में नॉन वायलेंस की थ्योरी था, जिसमें खास करके हम दो की बात करते हैं, बौद्ध एवं जैन, और इसको लोग मानते भी थे। और एक परमानेंट आर्मी का अभाव था। और हमारा जो इंडियन सोसाइटी जो था, हिंदू सोसाइटी जो था, डिवाइडेड द डिफरेंस यानी वेरियस कास्टिज्म जो एग्जिस्ट कर रहा था इंडिया में। तो ये सब जो कारण थे जो मुस्लिमों को एस्टैब्लिशमेंट में भारत में वह उसके फेवर में रहा। इसी को एक एक करके हम विश्लेषण कर दें। अब देखिए पहला था क्या कि लैकिंग ऑफ यूनिटी यानी कि एकता का अभाव। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का सबसे प्रमुख जो फैक्टर्स था वो लैकिंग ऑफ यूनिटी था। मोहम्मद गोरी की सफलता का सबसे बड़ा कारण भारत में एकता का अभाव साबित हुआ।
और यही सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि इस समय राजपूत शासकों में आपसी एकताएं नहीं था और वे लोग सर्वोच्चता साबित करने के होड़ में एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। तो आपसी एकता का अभाव मोहम्मद गोरी के सफलता का प्रमुख कारण बना और कुछ नहीं। सेकेंड, हम देखेंगे कि भारत में शक्तिशाली राज्य का अभाव। बिल्कुल, यहां पर हम देखते हैं क्या कि गोरी के आक्रमण के समय, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उत्तरी भारत में छोटे छोटे अनेक राजपूत शासक थे। अनेक छोटे छोटे राजपूत शासक थे। हाँ, दो प्रमुख कह सकते हैं, दो प्रमुख राजपूत शासक यानी राजपूत राज्य, एक चौहान जो दिल्ली से अजमेर तक की शासन व्यवस्था थी, और दूसरा कन्नौज के जयचंद का राज्य, जयचंद का शासन। ये दो प्रमुख उस समय मजबूत, ये दोनों मजबूत शासक इस समय माने जाते थे, एक चौहान एक जयचंद। लेकिन दोनों में आपसी एकताएं तो नहीं थी। यदि उत्तरी भारत में उस समय छोटे छोटे अनेक राजपूत शासक थे, उस समय उत्तरी भारत में खास करके 36 राजपूत शासन व्यवस्थाएं थी, 36 राजपूत कुल था। इसमें दो प्रमुख थे, एक चौहान जिनकी शासन दिल्ली से अजमेर तक, और कन्नौज जो कि गहरवाल वंश के शासक माने जाते थे, और वहां के शासक थे जयचंद। तो उत्तरी भारत के दो प्रमुख शक्तिशाली शासक थे, परंतु दोनों में आपसी दुश्मनी काफी था, आपसी एकता नहीं था। ये आपसी एकता नहीं होने के कारण क्या हुआ, इनके पास जो सेनाएं थी उसका फंक्शन जो था वह बहुत कमजोर पड़ चुका था, और कमजोर होने के कारण वह पीछे होते हुए चले गए। दूसरी बात, जो अन्य इसके अलावा जो अन्य राजपूत शासक थे, अन्य राजपूत शासक थे, उनके पास छोटे छोटे सैनिक होते थे। ये छोटे छोटे सैनिक होते थे, इनके पास कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी नहीं था, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी नहीं होता था कि हम बाहरी आक्रमण को रोक कैसे सके, और बाहरी आक्रमण को रोकने में, उसका सामना करने में ये सफल नहीं हो पाए। इसका दूसरा एक और कारण था। दूसरा कारण क्या था, इन सैनिकों का स्वरूप जो था बेटा, स्वरूप क्या था, सामंती स्वरूप था, और सामंती स्वरूप होने के कारण ये अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाए। मैंने बताया था कि राजपूत शासन व्यवस्था में, प्रशासन में हो या राजनीति में, दोनों में सामंतों का बहुत अधिक प्रभाव रहा, और सामंती प्रभाव होने के कारण, फ्यूडल होने के कारण क्या होता है
कि सरकार, राज्य, आम जनता के बीच की दूरी बढ़ती गई, क्योंकि बीच में काम किसने किया? तो बीच में दीवार का काम किसने कर दिया? वह कौन था? सामंत था। तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी के पास काफी स्ट्रेटेजी था, तुर्कों के पास काफी स्ट्रेटेजी है। देखिए एक बात, यदि हम पीछे के इतिहास को देखें, जब भी आप लिखे तुलनात्मक रूप से लिखे, विश्लेषण करते हुए लिखे, तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा, रटे रटाए बातों में नहीं जाए। अब थोड़ा इसका आप पीछे के इतिहास से विश्लेषण कर दो, तुलना कर दो। जिस समय हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, 326 ईसा पूर्व की हम बात करते हैं, कि जब सिकंदर का आक्रमण भारत पर होता है, जब सिकंदर सिंध पर आक्रमण करता है और वह सिंध पर आक्रमण करते हुए ब्यास और झेलम तक पहुंचते हैं, ठीक उसी समय में हम जानते हैं कि मध्य भारत में, पाटलिपुत्र में, मगध में एक मजबूत शासन व्यवस्था थी, और जिसके शासक थे धनानंद, नंद वंश का शासक था, और धनानंद एक मजबूत